नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सासू जी हनीमून पर तो जाने दो, सुहाना अभी भी सोच लो। हम हनीमून पर बाद में कभी जा सकते हैं, फालतू का खर्च हो जाएगा। वैसे भी कुलदेवी के मंदिर मेरे ननिहाल ददीहाल के रिश्तेदारों से मिलने में ही 10 दिन तो खर्च हो चुके हैं। 15 दिनों में हम क्या घूम पाएंगे वहाँ। 3 दिन तो आने जाने में लगेंगे, सिर्फ 2 दिन ही मनाली में रह पाएंगे। राघव हनीमून पर शादी के बाद ही जाया जाता है। यही तो समय है जब हम दोनों एक साथ बिता सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, कुछ खूबसूरत पल साथ बिता सकते हैं। रही बात हमारी छुट्टियों की, तो यह तुम्हारा ही फैसला था अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाने का। मैंने होटल की बुकिंग बड़ी मुश्किल से आगे की डेट्स शिफ्ट करवाई है। हमारा लक अच्छा है कि हमें रिजर्वेशन भी मिल गया है। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, सुहाना ने उदास होते हुए कहा। बहू, क्या पहनकर जा रही हो तू कल? सासू जी ने एकदम से अंदर जाते हुए कहा। सुहाना के लिए सासू जी का ऐसा बर्ताव कोई न बात नहीं थी। शादी के बाद के दिन 10 दिनों में सासू जी उसे एक भी पल नहीं दे रही थी कि वह राघव के साथ अकेले में बात कर सके, घूम सके, कहीं बाहर जा सके, रह सके। हमारे यहाँ पति से बात नहीं करते हैं, हंसते नहीं हैं, साथ बैठते नहीं हैं, ऐसे घर के बाहर नहीं जाते हैं। इन बातों को सुनकर सुहाना परेशान हो चुकी थी। इन शादियों में भी सुबह 6 बजे सासू जी दरवाज़ा खटखटा देती थी, और अगर रात को 10 बजे के पहले सुना और राघव कमरे में आ जाते तो सासू जी कमरे का दरवाज़ा खटखटा देती, किसी न किसी बहाने से सुहाना को काम बता देती या राघव को बाहर बुला लेती। कुलदेवी के मंदिर में दर्शन के लिए गए तब तो वह राघव से बात तक नहीं कर पाई थी। सासू जी ने साफ कह दिया था, देखो, वह हाँ संस्कारी बहू बनकर रहना, सबसे ज़्यादा बातचीत हंसी मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। पापा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। रिश्तेदारी में जा रही हो, सलीके और तरीके से रहना। कल जब शॉपिंग के लिए राघव के साथ जाना चाह रही थी तो सासू जी ने मना कर दिया था। ऐसी कौन सी शॉपिंग करनी है तुम्हें, मेरा शॉल ले लेना, बाकी तो सब कुछ तेने शादी में नया खरीदा ही है। जैसे तैसे राघव के साथ बाजार के लिए निकल पाई थी, पर आधे घंटे में ही सासू जी के न जाने कितने फ़ोन राघव के पास आ गए थे। इस वजह से दुकान पर राघव का भी मूड खराब हो गया था। जल्दीबाजी में कहाँ कुछ ले पाए, बस एक जैकेट खरीदकर जल्दी से घर वापस आ गई। सुहाना को बड़ा आश्चर्य होता कि इस जमाने में भी सास ससुर किस जमाने के रीति रिवाज चला रहे हैं। सन 2000 आने को है, बेटे की शादी की है, पर सास ससुर शायद बेटा बांटने को तैयार नहीं है अभी तक। अरे यह क्या जिस लेकर आ रही है? वहाँ सासू जी ने सूटकेस खोलते हुए कहा। सुहाना सकपका गई। जी, साथ में 2-3 सूट भी रखे हैं, मैंने सुहाना ने धीरे से कहा। माँ, वहाँ कौन देख रहा है, इसे पहनने दो ना, राघव ने कहा। ठीक है, कल कौन सी साड़ी पहनकर जाएगी, सासू जी ने पूछा। जी, मैं कल यही कश्मीरी पढ़ाई वाला बलून सूट पहन के जाऊंगी, साथ में स्टॉल रखूंगी। इस घर में साड़ी चलती है, साड़ी पहन के जाना, सासू जी कहते हुए चली गई। ओहो, क्यों फिक्र करती हो? वैसे भी हम तो सुबह जल्दी लगभग 5 रवाना होंगे, तब तो पापा सो रहे होंगे। तुम सूट पहन लेना, उसके ऊपर स्टॉल ओढ़ लेना, राघव ने कहा। अगले दिन सुबह राघव और सुहाना तैयार हो गए थे। किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। खुला तो सासू जी थी।
तुझे कहा था ना कि साड़ी पहनना। सासू जी ने गुस्से में कहा। पर माँ, सासू जी ने हाथ के इशारे से राघव को बुलाने से रोक दिया। जाने के पहले पापा जी के पैर सुना है। साड़ी पहनना, सिर पर पल्लू भी रखना। साथ में निखिल भैया, तई सास के बेटे और तई जी भी जा रहे हैं। तुम्हारी बोगी में ही उनकी भी सीट है। वहाँ जाकर सीट्स बदलावा लेना, उनके साथ में करवा लेना। राघव, तुझे पप्पा जी ने बुलाया है, सासू जी ने कहा। सासू जी की बात सुन के सुहाना का मुंह उतर गया। चुपचाप भरे मन से उसने सूट बदल कर साड़ी पहन ली। घड़ी 5 से 15 बजा रही थी। 6 बजे ट्रेन लगने वाली थी। सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सास ससुर लगातार दोनों को आदेश और निर्देश दे रहे थे। टैक्सी वाले को ट्रेन का समय बताया तो उसने स्पीड बढ़ाकर स्टेशन तक पहुंचा दिया। शुक्र था कि स्टेशन घर से ज़्यादा दूर नहीं था। सुबह का समय था, इसलिए ट्रैफिक भी नहीं था। समय से स्टेशन पहुंच गए थे। सुहाना को सामान लेकर साड़ी में चलने में बड़ी तकलीफें हो रही थी। साड़ी पहनने का, संभालने का इतना अनुभव भी नहीं था। ऊपर से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ धक्का मुक्की। जैसे ही वे अपनी सीट पर पहुंचे, राघव का फोन बजा। राघव फोन लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद निखिल भैया और ताई जी के साथ लौटा। सुहाना ताई सास को देखकर घबरा सी गई। चुपचाप सिर पर पल्लू लिया और सिर झुकाकर चुपचाप सी बैठ गई। सास पास वाले भी मुस्कुराते हुए और अजीब नज़रों से सुहाना को देख रहे थे। आखिर ट्रेन दिल्ली जा रही थी। सदस्यों का मौसम था और सुबह सुबह का समय था, तो सभी यात्री सुविधाजनक और गर्म कपड़ा में थे। वैसे भी दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट या सेकंड एसी कंपार्टमेंट में इस तरह की सीधी सादी संस्कारी साड़ी पहने हुए, सिर पर पल्लू रखे हुए, ढेरों सड़िया पहने सिर झुकाकर बैठी हुई बहू कहाँ देखने को मिलती है। लोगों को मोबाइल इतना कोमल नहीं हुआ करता था। मोबाइल विहीन उस समय लोग सफ़र करते समय अंदर बाहर के नज़रों देखकर समय बिताते थे। ट्रेन के सफ़र में वैसे भी सभी लोग फुर्सत में ही होते हैं। आसपास के नज़रों और लोगों को देखकर ही उनका मनोरंजन होता है, बातें होती है, गपशप होती है। पर सुहाना को आज ऐसा लगा रहा था कि मानो आज वह गपशप और मजाक का केंद्र बिंदु बनी गई हुई थी। सुहाना खुद को बहुत ही असहज और शर्मिंदा सी महसूस कर रही थी। कभी सोचा नहीं था कि खुद को कभी ऐसी स्थिति में पाएगी। सीरियल्स में ही देखते थे, जैसे ही डरी सहमी संस्कारों में दबी भारी साड़ी गहने पहने हुए बहू भी होती है। आज वह खुद ऐसी बनी गई हुई थी। अकेले बैठे लोग उसको लेकर शायद बात भी कर रहे थे कि मज़े ले रहे थे। औरतों को भी हमेशा औरतों की बुराई करने, ताने मारने और गपशप करने का ही शौक होता है। ऐसा ही शौक होता है। राघव निखिल भैया के साथ आगे वाली सीट पर बैठे गए। सेकंड एसी में शेयर कार सीट थी। ट्रेन दोपहर 1 बजे तक दिल्ली पहुंचेगी। सुहाना के लिए सफ़र बहुत ही भारी सा बन गया था। आसपास के लेडीज और लड़कियां सुहाना को देखते हुए मुस्कुराते हुए कानाफूसी कर रही थी कि सुहाना के हाथों में लाल चूड़ियों का दुल्हन वाला चूड़ा था। हाथों में मेहंदी थी, गले में लंबा मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और साड़ी पैरों में पायजेब। भारी भरकम चमकती भड़कती लाल साड़ी तो सासू जी ने जबरदस्ती पहनवा दी थी। सोचा था ट्रेन में यह सब उतार दूंगी। ट्रेन दिल्ली जा रही थी। आखिर कौन इतना सब कुछ पहनकर बैठता है। सासू जी के सामने एक नहीं चली और यह ट्रेन में
तय साथ साथ थी। बहू तूने बड़ी हल्की साड़ी पहन रखी है, नई नई शादी हुई है, लगता ही नहीं है, ताई सास ने कहा। सुहाना कुछ कहती इससे पहले ही ताई सास ने कहा, अच्छा वहाँ सास जी के यहाँ पर साड़ी जरूर बदल लेना, अच्छा नहीं लगता है जैसे सासा जी ने के यहाँ। सुहाना एकदम से चौंकी, पर हमें तो शाम को मनाली के लिए बस पकड़नी है। हमें ऐसा करते हैं कि सीधे बस स्टैंड के पास वाले होटल में जाएंगे ताकि बस स्टैंड पहुंचने का समय बच जाए। इस बार चौंकने की बारी ताई सास की थी। किसी ने तुझे बताया नहीं? अरे सासा जी के यहाँ जाना है, वहाँ लेने जाएंगे स्टेशन पर, शाम को तुम्हें बस स्टैंड छोड़ देंगे, तेरे सास ससुर भी कल पहुँच रहे वहाँ। सुहाना को लगा मानो वह कोई डरवानी पिक्चर की कहानी सुन रही है। हनीमून पर भी रिश्तेदारों से घेरी होगी। उस समय मोबाइल फ़ोन बहुत नए नए आए थे। सुहाना के पास मोबाइल नहीं था। टॉयलेट जाने के बहाने से वह उठी और राघव की सीट के पास पहुंचकर आंखों के इशारे से बात करने के लिए बाहर बुलाया। बाहर आकर राघव को सारी बात एक ही सांस में बताई कि सुहाना, मुझे पापा ने कल रात को ही बता दिया था, पर तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा तुम उदास हो जाओगी। राघव, पिछले 10 दिनों से मैं ससुराल और रिश्तेदारों से ही तो घेरी रही हूँ और मिल रही हूँ। तुम्हारे साथ तो बाहर कहीं बात करने का मौका तक तो नहीं मिलता मुझे। अब हनीमून पर निकले तो भी तई जी और भैया साथ में है। मुझे नहीं पता तुम कुछ भी करो, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगी, इसलिए मैंने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। हम यहाँ से सीधे निखिल और मुस्कान भाभी के यहाँ चलेंगे, फिर शाम को बस स्टैंड वही पास ही है। स्टेशन पर सासा जी से मैं बहाना बना दूंगा। वहाँ पहले किसी से कुछ कहता तो कोई सुनने वाला नहीं था। राघव की बात सुनकर सुहाना का चेहरा खिल उठा। मुस्कान सुहाना की बहुत पुरानी और प्यारी सहेली थी। उसकी भी शादी कुछ महीनों पहले ही हुई थी। वहाँ हनीमून के साथ ही मैं अपनी सबसे प्यारी सहेली से भी मिल पाऊंगी। थैंक्स राघव, मुझे समझाने के लिए, सुहाना ने कहा। पर तुम्हें पता है कल मम्मी जी पापा जी भी आ रहे हैं। कहाँ, वे भी तो हमारे साथ हनीमून पर। सुहाना कहते कहते चुप हो गई। कुछ कह नहीं सकते इन सब के प्रोग्राम का। वैसे मैंने मम्मी पापा और ताऊ जी ताई जी सासा सासी को ऋषिकेश भेजने का इंतज़ार कर दिया है। अभी निखिल भैया से मैं इसी बारे में बात कर रहा था। यह हमारा सरप्राइज होगा उन सब के लिए, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। सुहाना आश्चर्य से राघव को देख रही थी। हे भगवान, राघव कितने आगे की सोचते हैं। नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि सासू जी के पैर पकड़कर बोलूँगी, सासू जी हनीमून पर तो मुझे अकेले अपने पति को साथ ले जाने दो। सुहाना की बात सुनकर राघव हंसने लगा। तभी राघव का फ़ोन बजा। सासू जी का फ़ोन था। कितनी लंबी उम्र है, अभी याद किया था और हाजिर। सुहाना ने मन ही मन सोचा। राघव का चेहरा देखकर लग रहा था कि उसे डांट पड़ रही है, पर उसके दिल में एक सुकून था कि राघव उसके साथ है, उसको समझाता है। सही कहा है कहने वाले ने भी, जब पति साथ हो तो ससुराल में हर मुश्किल से पार पाया जा सकता है। माँ, हम रवाना हो रहे। आवाज़ सुनकर सुहाना जैसे ख्यालों से जागी। ओहो, मैं भी कहाँ 25 साल पुरानी बातों में उलझी हुई थी। देखा तो बेटा मोहित और बहू सोनिया अपने हनीमून पर जाने के लिए रवाना हो रहे थे। जींस टॉप पहने सोनिया का चेहरा खुशी से दमक रहा था।
एक दूसरे का हाथ थामे दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अच्छा सोनिया, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ हनीमून पर? मैं भी चलूं तुम्हारे साथ हनीमून पर? सुहाना ने मुस्कुराते हुए पूछा। सासू माँ, अभी तो मुझे हनीमून पर अपने पति के साथ जाने दो, पर प्रॉमिस, हम जब लौटेंगे तो एक साथ हॉलीडेज पर चलेंगे। गोवा आपका भी सेकंड हनीमून होगा और मेरा भी, सोनिया ने हंसते हुए कहा। सुहाना ने हंसते हुए बहू बेटे को गले ले लगाया लिया। आज सुहाना अपनी बहू और बेटे को मुस्कुराता हुआ चेहरा और खुशी दे रही थी, जो उसे शायद अपने समय में नसीब में भी नहीं हुए थी। स्वरचित और काल्पनिक कहानी। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम नई नई स्टोरी लाते हैं। थैंक यू दोस्तों।